हरिद्वार, हरि की नगरी। हरिद्वार, हरि की नगरी, जहां बहती गंगा मैया ना जाने कितनों के पाप धोकर उन्हें मोक्ष प्रदान करती हैं। यही नहीं, गंगा नदी को पूरे भारत में मां का दर्जा दिया गया है। इसी हरिद्वार की एक सुबह गंगा नदी अपने बहाव के साथ बहती जा रही थी। सामने उग रहे सूरज की लालिमा वहां के माहौल को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। इस नदी के घाट पर कई लोग स्नान कर रहे थे। वहीं मंदिरों में गंगा आरती की आवाज गूंज रही थी और लोग जय गंगा मैया का जयकारा लगाते हुए वहां डुबकियां लगा रहे थे। वहीं थोड़ी ही दूरी पर तभी उसे गंगा के जल से एक लड़की आंखें बंद किया और हाथ जोड़ बाहर निकली। उस लड़की के पूरे कपड़े गंगा नदी के पानी से भीगकर उसके शरीर से चिपक गए थे। इस वक्त उसने एक सफेद रंग का सूट पहना हुआ था और दुपट्टे को अपनी कमर में बांधा हुआ था। वो लड़की देखने में काफी खूबसूरत थी। उसके चेहरे पर छाई मासूमियत बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र नजर आ रही थी। उसकी वो बड़ी बड़ी आंखें इस वक्त बंद थीं और उसके होंठ जो सुर्ख गुलाबी थे धीरे धीरे हिल रहे थे। शायद वो धीरे से कुछ बोल रही थी। उसके लंबे से बाल जिसकी उसने एक ढीली ढाली सी चोटी की हुई थी, वहीं उसके बालों की कुछ लंठें उसके भीगे हुए चेहरे पर आकर चिपकी हुई थी। सूरज की लालिमा में उस लड़की का दूध जैसा गोरा रंग भी हल्का सा लालिमा लिए हुई नजर आ रहा था। उसने ऐसे ही करके एक दो बार और डुबकी लगाई और आंखें बंद किए बोली, गंगा मैया, आज मैं आपके पास एक विश लेकर आई हूँ। वैसे तो मैं आपके पास रोज ही एक विश लेकर आती हूँ, लेकिन आज जो बात मैं आपसे कहने वाली हूँ वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरी दादी को पता नहीं क्या भूत सवार हो गया है मेरी शादी का। कहते हुए वो लड़की बड़े ही क्यूट एक्सप्रेशन दे रही थी। अब बताइए, भला अब मैं अपने माँ बाप की अकेली लड़की, अगर मैं शादी करके चली जाऊंगी तो मेरे माँ पापा का क्या होगा? वो तो यहाँ अकेले रह जाएंगे ना। बस यही बात तो मैंने अपनी दादी को समझाई और वो है कि हाथ पैर धोकर मेरे पीछे ही पड़ गई। अब वो तो मेरी समझ के बाहर है, इसलिए अगली बार मेरी दादी आपके यहाँ डुबकी लगाने आए ना, तो उन्हें थोड़ा अच्छे से समझा देना कि रोशनी की शादी का ख्याल अपने मन से निकाल ही दें और अगर उसकी शादी करनी है तो अपने लिए कोई घर जमाई ढूंढे ताकि रोशनी को अपने माता पिता को छोड़कर ना जाना पड़े। और रोशनी इससे आगे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी एक लड़की की आवाज से कानों में आई, अरे रोशनी दीदी, जल्दी करो, दादी गुस्सा कर रही है। रोशनी ने अपनी एक आंख खोलकर उस लड़की की तरफ देखा जो सीढ़ियों से ऊपर अपने हाथ हिलाकर उससे कुछ कह रही थी। रोशनी ने अपनी आंखें कसकर बंद की और फिर गंगा मैया से कहा, देख लिया ना, जरा मैं आपसे कुछ बातें करने के लिए आती हूँ और सभी लोगों को पता नहीं क्या परेशानी हो जाती है। ठीक है गंगा मैया, मैं आपसे अब शाम को आकर मिलती हूँ। कहकर रोशनी ने एक और डुबकी लगाई और पानी से निकलकर घाट की तरफ बढ़ गई। वह अपनी कमर में बांधे हुए दुपट्टे की नोट को खोलते हुए उसे सही ढंग से खुद पर उड़ते हुए उस लड़की से बोली, छुटकी, तुम्हें पता है ना, मैं यहाँ पर गंगा मैया से कुछ इम्पोर्टेंट बात करने आई थी। तुम्हें यहाँ आकर मुझे डिस्टर्ब करना जरूरी था क्या? ऊपर खड़ी लड़की, जिसे सभी लोग छुटकी कहते थे, उसने अपना माथा पीटते हुए कहा, तुम्हारी यहाँ इम्पोर्टेंट बात हो रही है। वहाँ तुम्हारी दादी ने पूरा बखेड़ा किया हुआ है। जल्दी चलो। अब तक रोशनी ऊपर उस लड़की के पास पहुँच चुकी थी। रोशनी ने उस लड़की से पूछा, बखेड़ा खड़ा किया हुआ है? क्यों? अब कौन सी आफत आ गई? छुटकी ने रोशनी का हाथ खींचते हुए कहा, अब वो तो तुम्हें घर जाकर ही पता चलेगा। जल्दी चलो, पहले ही बहुत देर हो गई है। रोशनी अब उसके साथ साथ चलते हुए उससे बातें भी किए जा रही थी कि तभी रास्ते में एक हलवाई की दुकान आई जहां पर गर्मा गर्म जलेबियां बनाई जा रही थी, जिसे देखकर रोशनी के कदम तो वहीं रुक गए। दरअसल गर्मा गर्म जलेबियां रोशनी की कमजोरी थी। रोशनी ने अपना हाथ छुटकी के हाथ से छुड़ाया और हलवाई की तरफ बढ़ गई। छुटकी ने जब रोशनी को जाते हुए देखा तो अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, बस अब रोशनी दीदी यहाँ से टस से मस नहीं होने वाली जब तक भरपेट जलेबियां ना ठूंस ले। वह जल्दी से रोशनी के पास आए और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, रोशनी दी, क्या कर रही हो? आपको पता नहीं है, वहाँ पर दादी ने हंगामा मचाया हुआ है और आपको यहाँ जलेबी की पड़ी है। रोशनी ने अपने होठों पर जीभ फेरते हुए कहा, चुप करना छुटकी, देख नहीं रही कैसी रस भरी जलेबियां हैं? मैं तो अभी इसे खा कर ही जाऊंगी। दादी का क्या है, दिन भर हल्ला ही तो मचाती रहती हैं। ये बात तो छुटकी भी जानती थी,
कि जब तक रोशनी जलेबियां खा नहीं लेती वो घर नहीं जाने वाली। इसलिए उसने कहा, ठीक है, तो आप जलेबियां खाते खाते घर चलिए, हमारा वक्त बचेगा ना। रोशनी ने कहा, ठीक है। फिर उसने हलवाई से कहा, काका, जल्दी से मुझे जलेबियां पैक कर दीजिए और एकदम कड़क और रस भरी वाली देना। काका ने हंसते हुए कहा, जानता हूँ रोशनी बिटिया, तुम्हें कैसी जलेबियां पसंद हैं। रुको, मैं जल्दी से तुम्हारे लिए जलेबियां देता हूँ। हलवाई ने एक एक दोने में रोशनी को जलेबियां डालकर पकड़ा दी। तो रोशनी ने एक जलेबी जल्दी से मुंह में डालकर अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, वाह काका, आपके यहाँ की जलेबी के तो कहना ही क्या, दिल खुश हो जाता है। अच्छा, पैसे खाते में लिख देना, मैं पापा को बता दूंगी, वे आकर आपका हिसाब कर देंगे। कहकर रोशनी छुटकी के साथ वहां से जल्दी निकल गई। घर आने तक तो रोशनी ने पूरी जलेबी ही खत्म कर ली थी। वह जैसे ही अंदर घुसी, उसकी दादी सोफे पर बैठी हुई गुस्से से तमतमाते हुए उसकी माँ को कुछ सुनाई जा रही थी। रोशनी ने अपनी चप्पलों को बाहर उतारा और अंदर जाते हुए कहा, क्या हो रहा है दादी? सुबह सुबह तुम्हारा लाउडस्पीकर शुरू हो गया है। अब क्या हो गया मेरी माँ के साथ? वह तुम्हारे ऊपर क्यों भड़क रही है? दादी ने मुंह बनाते हुए कहा, आ गई गंगा, तेरी चमची। यहाँ हम इसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और ये यहाँ की गलियों में अटखेलियां कर रही है। पूछो सुबह सुबह क्यों बाहर निकल गई थी? रोशनी जानती थी कि उसकी दादी की जुबान तेज है और जो मुंह में आता है वो उसी तरह से बोल देती है, लेकिन उसे भी अपनी दादी को मनाना अच्छे से आता था। वह जल्दी से जाकर दादी के पास बैठी और कसकर उन्हें पकड़ते हुए बोली, अरे मेरी गुस्सैल दादी, कम गुस्सा किया करो, तुम्हें पता है बीपी बढ़ जाती है। मैं कहीं नहीं गई थी, सिर्फ गंगा मैया में डुबकी लगाने गई थी। दादी ने उसे दूर करते हुए कहा, क्या कर रही हो रोशनी? तू पूरी भीगी हुई है, जा पहले जाकर कपड़े बदल, मुझे भी भीगा रही है। रोशनी ने एक बार फिर से अपनी दादी को कसकर पकड़ा और उनके कंधे पर सिर रखते हुए कहा, बदल लूंगी दादी, पर अभी मुझे तुम पर बहुत सारा प्यार आ रहा है। कहकर रोशनी ने अपनी दादी की गाल पर किस किया। बस यहीं आकर रोशनी की दादी पिघल जाती थी। उन्होंने हंसते हुए रोशनी के सिर पर एक हल्की सी थपकी देते हुए कहा, शैतान लड़की, मस्का लगाने में तो अव्वल है तू। अब जल्दी से जा कपड़े बदल, वरना ठंड लग जाएगी तुझे। तो गंगा, जो मुंह दबाए हंस रही थी, उसने भी रोशनी से कहा, हाँ रोशनी, जाओ बेटा कपड़े बदल लो, वैसे भी तुम्हें ठंड बहुत जल्दी लगती है। रोशनी खड़ी हुई और अपने रूम की तरफ जाते हुए बोली, माँ, मैं जल्दी से चेंज करके आ रही हूँ, मेरे लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे तैयार रखना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। छुटकी ने उसे जाते हुए देखा और मन ही मन कहा, अभी अभी यह पूरी आधी किलो जलेबी ठूस कर आई है, अभी भी इन्हें भूख लगी है। फिर छुटकी ने दादी से कहा, अच्छा दादी, बुला लो मैं आपकी लाडली पोती को, अब मैं जा रही हूँ, मुझे स्कूल भी जाना है। कहकर छुटकी वहां से बाहर भाग गई। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा रोशनी के बारे में जान लेते हैं। रोशनी, जिसका पूरा नाम है रोशनी शर्मा, यह अपनी माँ गंगा शर्मा और पिता सुधीर शर्मा की इकलौती बेटी है और उनकी बहुत ज्यादा लाडली भी है। रोशनी की उम्र सिर्फ 20 साल है और उसकी ग्रेजुएशन इसी साल कंप्लीट हुई है। रोशनी वैसे तो बहुत प्यारी है, लेकिन थोड़ी सी चुलबुली और शरारती भी है, जिस वजह से कई बार उसे अपनी दादी से डांट भी पड़ती है। लेकिन उसकी दादी रोशनी को प्यार भी बहुत करती है और एक रोशनी ही है जो अपनी दादी के गुस्से को शांत करना जानती है। बाकी का आप सभी जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी तब जानेंगे। तो चलिए फिर से स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। दादी ने गंगा से कहा, गंगा, मैंने सुमित्रा से बात कर ली है उसके पोते के लिए, और सुमित्रा को भी हमारी रोशनी बहुत पसंद है, बल्कि वह तो ये बात सुनकर बहुत खुश हो रही थी। तो गंगा ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, पर माँ जी, आपको नहीं लगता कि वो लोग बहुत बड़े हैं? मतलब हमसे हर चीज में काफी ज्यादा ही है, तो क्या वो हमारे जैसे छोटे परिवार से रिश्ता जोड़ेंगे? मतलब हम तो उनके सामने कहीं भी नहीं ठहरते हैं ना। उस लड़के के माँ बाप कहीं। कहते कहते गंगा चुप हो गई। दादी ने अपने लिए पान बनाते हुए कहा, अरे गंगा, तू सुमित्रा को जानती नहीं है क्या? तुझे याद है हमारी रोशनी छोटी सी थी, तब से ही उसने कह दिया था कि वो तो हमारी रोशनी को अपने पोते के लिए ही लेंगे। उद्धरण चिन्ह।
तो गंगा ने दादी को समझाते हुए कहा, माँ जी, तब की बात और थी। तब वो लोग भी हम जैसे ही थे, लेकिन अब काफी अमीर हो चुके हैं। और आपको तो पता ही है ना, जब पैसा आ जाता है तो लोग तो अपनों को भी पहचानने से मना कर देते हैं, जबकि हम तो उनके कोई रिश्तेदार भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। दादी ने गंगा से कहा, उसकी चिंता तू मत कर। मैं सुमित्रा को बचपन से जानती हूँ। अगर वो कोई बात एक बार कह देती है तो कभी भी उससे पीछे नहीं हटती है। और वैसे भी तुझे पता है ना, हमारी रोशनी बिटिया जैसी लड़की उन्हें कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। एकदम खरा सोना है हमारी रोशनी। अब तू ज्यादा बातें मत बना। चल उठ और नाश्ते की तैयारी कर। तुझे पता है ना, तेरी उस लाडली ने क्या डिमांड की है? आलू के पराठे। और सुन, साथ में चटनी भी बना लेना। मुझे काफी पसंद है आलू के पराठे के साथ चटनी। उद्धरण चिन्ह। गंगा खड़े होते हुए बोली, हाँ माँ जी, मुझे पता है, और साथ में मैंने दही का रायता भी डाल दिया है। आपको वो भी तो पसंद है ना? कहकर गंगा किचन की तरफ चली गई। मुंबई, सिंघानिया मेंशन का शाही नखरा। मुंबई, एक बड़ा सा मेंशन। मेंशन के मेन गेट पर एक गोल्ड प्लेटेड नेम प्लेट पर सिंघानिया मेंशन का नाम लिखा हुआ था। सिंघानिया मेंशन उस एरिया का सबसे ज्यादा खूबसूरत मेंशन था, जो काफी ज्यादा आलीशान था। अगर उस मेंशन को एक पैलेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वाकई में वो एक खूबसूरत पैलेस की तरह लगता था। उस मेंशन में कई सारे नौकर चाकर अपने अपने कामों में लगे हुए थे। बाहर गार्डन एरिया में माली पौधों की देखभाल कर रहे थे। उसे गार्डन की खूबसूरती देखकर ही लग रहा था कि माली उस गार्डन पर कितनी मेहनत करते हैं। कुछ गार्ड मेंशन की बाहर उसकी रखवाली कर रहे थे। वहीं मेंशन के अंदर भी सभी सर्वेंट अपने अपने कामों में बिजी थे, और वहीं कई सारे शेफ किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे थे। वहीं हॉल में सोफे पर एक आदमी राजन जी गुस्से से आग बबूला बैठा हुआ सामने बैठी हुई औरत दिव्या जी को घूर रहा था। वहीं वो औरत नजरें चुराते हुए कभी उसे देख रही थी और कभी ऐसे जता रही थी जैसे उसकी तरफ देख नहीं रही हो। उस आदमी ने सख्त आवाज में कहा, दिव्या जी, अब आप मुझे सच सच बताएंगी कि आपका वो लाडला रात को कितने बजे घर लौटा था? उद्धरण चिन्ह। दिव्या जी ने बनावटी हंसी के साथ कहा, कैसी बातें पूछ रहे हैं राजन? हमारा बेटा तो 10 बजे तक घर आ गया था ना। उद्धरण चिन्ह। तो राजन जी ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, आपका कुछ नहीं हो सकता। दिव्या जी, आपको तो झूठ भी बोलना नहीं आता है। साफ दिख रहा आपके चेहरे से कि किस तरह से अपने लाडले बेटे की गलती पर पर्दा डाल रही हैं। लेकिन मैं भी उसका बाप हूँ। उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। आज तो उससे मैं बात करके रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। राजन जी आगे भी कुछ कहने वाले थे कि तभी एक लड़की सिम्मी ने आकर पीछे से उनके गले में बाहें डालकर राजन जी के गाल पर किस करते हुए कहा, क्या डैड, सुबह सुबह शुरू हो गए? थोड़ा कम गुस्सा किया कीजिए, वरना आपका बीपी हाई हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। राजन जी ने उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने करते हुए कहा, सिम्मी, अब तुम भी ना अपने भाई की गलती पर पर्दा डालने की कोशिश मत करना। कहाँ है वैसे वो तुम्हारा भाई? उद्धरण चिन्ह। सिम्मी ने राजन जी के सामने टेबल पर बैठते हुए कहा, डैड, भाई तो अभी सो रहे हैं और मुझे नहीं लगता अगले 2-3 घंटे तक वो जागने वाले हैं। राजन जी ने चिढ़ते हुए कहा, जब रात को 2-2 बजे तक घर लौटेगा तो सुबह 12 बजे से पहले कहाँ उठेगा वो? जाओ और जाकर अपने भाई को बुलाकर लेकर आओ। सिम्मी ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं नहीं जा रही हूँ उन्हें जगाने के लिए। आपको नहीं पता, अगर उन्हें गहरी नींद से कोई जगाए तो उनका गुस्सा भी उस जगाने वाले को ही झेलना पड़ता है, और मुझे भाई के गुस्से से डर लगता है। उद्धरण चिन्ह। तभी दिव्या जी ने कहा, रहने दीजिए ना राजन जी, सोने दीजिए उसे, जब जागेगा तब बात कर लेना। उद्धरण चिन्ह। राजन जी ने दिव्या जी को घूर कर देखा और कहा, मैंने कहा ना, अपने बेटे की गलतियों पर पर्दा डालना बंद कीजिए। और सिम्मी, तुम जाओ, जाकर जगाओ उसे। अगर वो तुम्हें कुछ कहता है तो मुझे बताना, फिर मैं उसे सीधा करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अब सिम्मी बेचारी दोनों तरफ से फंस गई थी। अगर वो अपने भाई को जगाने जाती है तो उसे अपने भाई का गुस्सा झेलना पड़ता, और अगर नहीं जाती तो उसके डैड का गुस्सा उसे झेलना पड़ता। थक हार कर वो टेबल से उठी और बेचारों वाली शक्ल बनाते हुए कहा, सबसे छोटी हूँ ना, इसलिए सब मुझ पर ही अपना रौब झाड़ते रहते हैं। उद्धरण चिन्ह।
कहकर सिम्मी सीढ़ियों की तरफ चली गई। कुछ देर बाद सिम्मी एक रूम के बंद डोर के सामने खड़ी थी। उसने डोर नॉक करने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, तभी कुछ सोचकर कहा, डोर नॉक करूं कि ना करूं? डैड को बोल दूंगी कि मैंने तो डोर नॉक किया था और भाई ने ही नहीं खोला। भले मैं क्यों दोनों की डांट सुनूं। उद्धरण चिन्ह। सोचकर सिम्मी जैसे ही वहां से जाने लगी, तभी उसके कदम रुक गए और उसने वापस पलटकर डोर की तरफ देखा और कहा, मेरा भाई हमेशा ही मुझ पर रौब झाड़ता है, तो आज ही मौका मिला है इन्हें डैड से डांट पड़वाने का, और इस मौके को मैं अपने हाथ से कैसे जाने दूं। सोचकर सिम्मी ने जोर से डोर नॉक किया, लेकिन डोर शायद अंदर से लॉक नहीं था, इसीलिए हल्के से प्रेस करने से ही डोर ओपन हो गया। हीरो का परिचय। ऋषि सिंघानिया इसी मेंशन के बड़े से और लग्जरियस बेडरूम में किंग साइज बेड पर एक डैशिंग सी पर्सनैलिटी पेट के बल सो रही थी। इस वक्त उसने सिर्फ ब्लैक कलर की वेस्ट और ब्लैक ट्राउजर पहना हुआ था। उस लड़के की मस्कुलर बॉडी काफी ज्यादा हॉट नजर आ रही थी और सोते हुए उसके बाल बिखरकर उसकी फहद को कवर कर रहे थे, जिसमें उसका फेस बहुत ही ज्यादा चार्मिंग लग रहा था। उसकी बैक पर लेफ्ट साइड में एक टैटू बना हुआ था, जो उसे एक किलर लुक देने के लिए काफी था। उस हैंडसम लड़के के कमर तक के हिस्से को एक पतली सी ब्लैक कलर के ब्लैंकेट ने कवर किया हुआ था। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो लड़का बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में है और सोते हुए उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा शांत लग रहा था। सिम्मी ने रूम में आकर सबसे पहले बेड की तरफ देखा, जहां पर सो रहे उस लड़के को देखकर उसके फेस पर इस शरारत वाली स्माइल आ गई। वो बेड की तरफ गई और बगल में ही खड़ी होकर अपनी कमर पर हाथ रख उस लड़के को अपनी खुराफाती नजरों से देखने लगी। ये लड़का कोई और नहीं ऋषि सिंघानिया था। सिंघानिया खानदान का चश्मो चिराग। ऋषि की उम्र 25 साल थी और देखने में वो काफी डैशिंग पर्सनैलिटी का मालिक था। हाइट 6 फीट 4 इंच। जिम में खूब पसीना बनाकर बनाई गई मस्कुलर बॉडी, रंग गोरा, आंखें जो गहराई लिए हुए थे, और हल्की सी नशीली भी थी, जिन्हें देखकर कोई भी खुद को हिप्नोटाइज होने से रोक नहीं सकता था। वही नाक एकदम सीधी, ऊंचा माथा, काले रंग के सिल्की बाल, जो हमेशा ही जेल से सेट किए हुए रहते थे, लेकिन अभी सोने की वजह से बिखरे हुए थे। लेकिन इस बिखरे हुए लुक में भी ऋषि काफी गजब लग रहा था। उसके हल्के से पिंक लिप्स। कुल मिलाकर ऋषि कई लड़कियों की दिलों की धड़कन था। जाने कितनी ही लड़कियां उसे पाने का ख्वाब देखती थी। वैसे तो ऋषि काफी खुशमिजाज लड़का था, लेकिन अगर उसे गुस्सा आ जाए तो सामने वाले की शामत आ जाती थी। उसे हर काम अपनी मर्जी से करना पसंद था और वो एक नंबर का जिद्दी भी था। अगर किसी चीज की जिद उसने ठान ली, तो उसे वो पूरी करके ही रहता। सिम्मी ने टेबल पर रखे हुए पानी से भरे जग को देखा और फिर सोते हुए अपने भाई की तरफ, जो बड़ी सुकून से गहरी नींद में सो रहा था, और उसके फेस पर एक शरारती स्माइल आ गई। उसने जग उठाया और झटके से सारा पानी अपने भाई के ऊपर फेंक दिया, जिससे सो रहे ऋषि की नींद झटके से खुली और वो चौंकते हुए उठ बैठा। किसकी हिम्मत हो गई ऐसा करने की? तभी सिम्मी ने जग को वापस टेबल पर रखा और दूर जाते हुए कहा, भाई, ये मैंने आपको जगाने के लिए डाला है। सिम्मी को देखकर ऋषि बेड से नीचे उतरा और सिम्मी को पकड़ने के लिए उसकी तरफ आया, पर सिम्मी उससे पहले ही रूम से बाहर निकल गई। ऋषि ने अपनी मुट्ठियां कसते हुए कहा, सिम्मी, आज तो तुम डेफिनेटली गई। कहकर वो भी रूम से बाहर निकल गया। सिम्मी चिल्ला रही थी, डैड, बचाओ, देखो भाई मुझे फिर मारने आ रहे हैं। कहकर सिम्मी जल्दी से अपने डैड के पास गई। वहीं ऋषि, जो पूरी तरह से पानी से भीग गया था और उसके बाल भी उसके फहद को कवर कर रहे थे, वो भी जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरते हुए आया और सिम्मी पर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें तमीज नाम की चीज है कि नहीं सिम्मी? ये क्या तरीका होता है किसी को जगाने का? सिम्मी डरते हुए बोली, मुझे डैड ने कहा था जगाने के लिए और मैं काफी देर से आपको जगा रही थी। फिर मैंने सोचा कि मैं जग से थोड़ा सा पानी की छींटे आपके फेस पर मारूं, पर गलती से मेरा पैर फिसल गया और सारा पानी आपके ऊपर गिर गया, तो उसमें मेरी क्या गलती? फिर उसने अपने डैड की तरफ देखते हुए कहा, डैड, मैंने कहा था ना कि मुझे मत भेजिए। भाई हमेशा मुझे ऐसे ही डराते रहते हैं। ऋषि अभी सिम्मी को कुछ कहने ही वाला था कि तभी मिस्टर सिंघानिया राजन जी ऋषि को डांटते हुए बोले, ऋषि, तुम्हें शर्म नहीं आती है छोटी बहन को ऐसे डराते हुए? और मैंने ही इसे कहा था तुम्हें जगाने के लिए। तो ऋषि ने भी चिढ़ते हुए कहा, डैड, ये सब आपके ही सिर पर चढ़ाने का नतीजा है।
कि ये इतना ज्यादा बिगड़ गई है। मिस्टर सिंघानिया ने अपने हाथ बांधते हुए कहा, और तुम किसके सिर पर चढ़ गए? तुम्हें किसने सिर पर चढ़ाया है, जो तुम इतना बिगड़ गए हो? ऋषि ने एक नजर घूरकर सिम्मी की तरफ देखा, जो अपने डैड के पीछे से जाकर उसे ही देख रही थी और उसे जीभ भी चिढ़ा रही थी। उसे देखकर ऋषि ने कहा, डैड के पीछे छुपकर तुम क्या समझती हो कि बच जाओगी? मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। तो मिस्टर सिंघानिया बोले, उसे डराना बंद करो ऋषि, और अब मेरी बातों का जवाब दो। कल रात को तुम कहाँ थे? ऋषि लापरवाही से सोफे पर बैठ गया और बिना अपने डैड की तरफ देखे ही कहा, क्या मतलब है आपका? घर पर ही था। राजन जी ने जब उसका ये रवैया देखा, तो उन्हें उस पर गुस्सा तो बहुत आया, पर फिलहाल उन्हें ऋषि से बात करनी थी, इसलिए खुद को शांत कर बोले, ऋषि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऋषि ने लापरवाही से कहा, बात क्या करनी है? सीधा बोलो ना, आपको सीआईडी करनी है। पता नहीं ये बिजनेसमैन कहाँ से बन गए, सीआईडी में ही जाना चाहिए था। मिस्टर सिंघानिया उसके सामने ही सोफे पर बैठे और उससे बोले, मुझे बताओ कल रात तुम कहाँ थे? ऋषि ने एक नजर अपने डैड की तरफ देखा और अपनी आइज रोल करते हुए कहा, घर पर ही था। मिस्टर सिंघानिया ने इस बार थोड़ा फेक स्माइल के साथ कहा, मेरे लाल, कल रात को 3 बजे घर लौटे हो। 3 बजे तक तुम बाहर क्या मटर गश्ती करते फिर रहे थे? क्या मुझे जरा ये बताने का कष्ट करेंगे? तभी वहां पर दिव्या जी आते हुए बोली, क्या आप भी? बच्चा उठकर आया है और आपने अपनी तहकीकात करनी शुरू कर दी। इसे फ्रेश होने दो, ब्रेकफास्ट करने दो और वो। इससे आगे दिव्या जी कुछ बोलती कि मिस्टर सिंघानिया ने उन्हें घूर कर देखा, जिस वजह से दिव्या जी की बोलती वहीं बंद हो गई। मिस्टर सिंघानिया ने इस बार दिव्या जी से कहा, तुम्हारा लाल बाहर जो कांड करके आया ना, उसकी खबर मुझे मिल चुकी है। पूछो इससे, क्या करके आया है ये बाहर? दिव्या जी ने सवालिया नजरों से ऋषि की तरफ देखा, तो ऋषि ने लापरवाही से कहा, कुछ भी नहीं मॉम, बस थोड़ा सा झगड़ा हो गया था। बस इतनी सी बात का बतंगड़ बना रहे हैं। मिस्टर सिंघानिया ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, झगड़ा? तुमने मिस्टर गुप्ता के बेटे के हाथ पैर तोड़ दिया और कह रहे हो छोटा सा झगड़ा हो गया था? मैं तो कल रात में तुमसे बात करना चाहता था, पर तुम ठहरे बिगड़े नवाब इतनी लेट क्यों हो गए थे? मिस्टर सिंघानिया की बात सुनकर दिव्या जी घबराकर ऋषि के पास बैठी और उसे ऊपर से नीचे तक चेक करते हुए बोली, हाय मेरा बच्चा, तुझे लगी तो नहीं? सही सही बताओ, उन्होंने तुझे कहीं मारा तो नहीं? तो ऋषि ने बड़े एटीट्यूड से कहा, किसी की हिम्मत है जो मुझे हाथ भी लगा दे? मिस्टर सिंघानिया हैरानी से कभी अपने बेटे को तो अपनी बीवी को देख रहे थे, उन्हें तो अपनी बीवी पर हैरानी हो रही थी कि उनका बेटा किसी के हाथ पैर तोड़कर आया है और यहाँ उन्हें अपने बेटे की फिक्र हो रही है। मिस्टर सिंघानिया ने इस पर दिव्या जी से कहा, दिव्या जी, और सिर पर चढ़ाइए इसे, कसर मत छोड़ना सिर चढ़ाने की। ठीक है, इन दोनों माँ बेटे ने तो जीना हराम किया हुआ है मेरा। कहकर वो जैसे ही सोफे से उठने लगे, तभी उनकी माँ सावित्री जी, जो मंदिर से पूजा करके लौट रही थी, उन्होंने मिस्टर सिंघानिया से कहा, अरे सुधीर, कहाँ जा रहा है? रुक, मुझे तुझसे बात करनी है। सुधीर जी, राजन जी ने अपनी माँ सावित्री जी की तरफ देखा, तो सावित्री जी पूजा की थाली पकड़े हुए सुधीर जी के पास आई और उनके माथे पर तिलक करते हुए बोली, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। फिर वो पूजा की थाली लिए जैसे ही ऋषि के पास जाने लगी, तो हैरानी से बोली, ऋषि, तुम अभी तक नहाए नहीं बेटा? ये कोई तुम्हारा वक्त है उठने का? जाओ और जल्दी से जाकर शावर लेकर आओ, मुझे तुमसे भी जरूरी बात करनी है। दादी ने अपने लिए पान बनाते हुए कहा, अरे गंगा, तू सुमित्रा को जानती नहीं है क्या? तुझे याद है, हमारी जानवी छोटी सी थी, तब से ही उसने कह दिया था कि वो तो हमारी जानवी को अपने पोते के लिए ही लेंगे। उद्धरण चिन्ह। तो गंगा ने दादी को समझाते हुए कहा, माँ जी, तब की बात और थी। तब वो लोग भी हम जैसे ही थे, लेकिन अब काफी अमीर हो चुके हैं। और आपको तो पता ही है ना, जब पैसा आ जाता है, तो लोग तो अपनों को भी पहचानने से मना कर देते हैं, जबकि हम तो उनके कोई रिश्तेदार भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। दादी ने गंगा से कहा, उसकी चिंता तू मत कर, मैं सुमित्रा को बचपन से जानती हूँ। अगर वो कोई बात एक बार कह देती है, तो कभी भी उससे पीछे नहीं हटती है। और वैसे भी तुझे पता है ना, हमारी जानवी बिटिया जैसी लड़की उन्हें कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगी।
एकदम खरा सोना है हमारी जानवी। अब तू ज्यादा बातें मत बना, चल उठ और नाश्ते की तैयारी कर। तुझे पता है ना तेरी उस लाडली ने क्या डिमांड की है? आलू के पराठे। और सुन, साथ में चटनी भी बना लेना, मुझे काफी पसंद है आलू के पराठे के साथ चटनी। उद्धरण चिन्ह। गंगा खड़े होते हुए बोली, हाँ माँ जी, मुझे पता है और साथ में मैंने दही का रायता भी डाल दिया है। आपको वो भी तो पसंद है ना? कहकर गंगा किचन की तरफ चली गई। योजक चिन्ह। मुंबई। एक बड़ा सा मेंशन। मेंशन के मेन गेट पर एक गोल्ड प्लेटेड नेम प्लेट पर सिंघानिया मेंशन का नाम लिखा हुआ था। सिंघानिया मेंशन उस एरिया का सबसे ज्यादा खूबसूरत मेंशन था, जो काफी ज्यादा आलीशान था। अगर उस मेंशन को एक पैलेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा, वाकई में वो एक खूबसूरत पैलेस की तरह लगता था। उस मेंशन में कई सारे नौकर चाकर अपने अपने कामों में लगे हुए थे। बाहर गार्डन एरिया में माली पौधों की देखभाल कर रहे थे। उसे गार्डन की खूबसूरती देखकर ही लग रहा था कि माली उस गार्डन पर कितनी मेहनत करते हैं। कुछ गार्ड मेंशन की बाहर उसकी रखवाली कर रहे थे। वहीं मेंशन के अंदर भी सभी सर्वेंट अपने अपने कामों में बिजी थे और वहीं कई सारे शेफ किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे थे। वहीं हॉल में सोफे पर एक आदमी गुस्से से आग बबूला बैठा हुआ सामने बैठी हुई औरत को घूर रहा था। वहीं वो औरत नजरें चुराते हुए कभी उसे देख रही थी और कभी ऐसे जता रही थी जैसे उसकी तरफ देख नहीं रही हो। उस आदमी ने सख्त आवाज में कहा, दिव्या जी, अब आप मुझे सच सच बताएंगी कि आपका वो लाडला रात को कितने बजे घर लौटा था? उद्धरण चिन्ह। दिव्या जी ने बनावटी हंसी के साथ कहा, कैसी बातें पूछ रहे हैं राजन? हमारा बेटा तो 10 बजे तक घर आ गया था ना। उद्धरण चिन्ह। तो राजन जी ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, आपका कुछ नहीं हो सकता। दिव्या जी, आपको तो झूठ भी बोलना नहीं आता है। साफ दिख रहा आपके चेहरे से कि किस तरह से अपने लाडले बेटे की गलती पर पर्दा डाल रही हैं। लेकिन मैं भी उसका बाप हूँ, उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। आज तो उससे मैं बात करके रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। राजन जी आगे भी कुछ कहने वाले थे कि तभी एक लड़की ने आकर पीछे से उनके गले में बाहें डालकर राजन जी के गाल पर किस करते हुए कहा, क्या डैड, सुबह सुबह शुरू हो गए? थोड़ा कम गुस्सा किया कीजिए, वरना आपका बीपी हाई हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। राजन जी ने उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने करते हुए कहा, सिम्मी, अब तुम भी ना अपने भाई की गलती पर पर्दा डालने की कोशिश मत करना। कहाँ है वैसे वो तुम्हारा भाई? उद्धरण चिन्ह। सिम्मी ने राजन जी के सामने टेबल पर बैठते हुए कहा, डैड, भाई तो अभी सो रहे हैं और मुझे नहीं लगता अगले 2-3 घंटे तक वो जागने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। राजन जी ने चिढ़ते हुए कहा, जब रात को 2-2 बजे तक घर लौटेगा तो सुबह 12 बजे से पहले कहाँ उठेगा वो? जाओ और जाकर अपने भाई को बुलाकर लेकर आओ। उद्धरण चिन्ह। सिम्मी ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं नहीं जा रही हूँ उन्हें जगाने के लिए। आपको नहीं पता, अगर उन्हें गहरी नींद से कोई जगाए तो उनका गुस्सा भी उस जगाने वाले को ही झेलना पड़ता है और मुझे भाई के गुस्से से डर लगता है। उद्धरण चिन्ह। तभी दिव्या जी ने कहा, रहने दीजिए ना राजन जी, सोने दीजिए उसे, जब जागेगा तब बात कर लेना। उद्धरण चिन्ह। राजन जी ने दिव्या जी को घूर कर देखा और कहा, मैंने कहा ना, अपने बेटे की गलतियों पर पर्दा डालना बंद कीजिए। और सिम्मी, तुम जाओ, जाकर जगाओ उसे। अगर वो तुम्हें कुछ कहता है तो मुझे बताना, फिर मैं उसे सीधा करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अब सिम्मी बेचारी दोनों तरफ से फंस गई थी। अगर वो अपने भाई को जगाने जाती है तो उसे अपने भाई का गुस्सा झेलना पड़ता और अगर नहीं जाती तो उसके डैड का गुस्सा उसे झेलना पड़ता। थक हार कर वो टेबल से उठी और बेचारों वाली शक्ल बनाते हुए कहा, सबसे छोटी हूँ ना, इसलिए सब मुझ पर ही अपना रौब झाड़ते रहते हैं। उद्धरण चिन्ह। कहकर सिम्मी सीढ़ियों की तरफ चली गई। कुछ देर बाद सिम्मी एक रूम के बंद डोर के सामने खड़ी थी। उसने डोर नॉक करने के लिए जैसे ही हाथ उठाया तभी कुछ सोचकर कहा, डोर नॉक करूं कि ना करूं? डैड को बोल दूंगी कि मैंने तो डोर नॉक किया था और भाई ने ही नहीं खोला। भले मैं क्यों दोनों की डांट सुनूं। उद्धरण चिन्ह। सोचकर सिम्मी जैसे ही वहां से जाने लगी तभी उसके कदम रुक गए और उसने वापस पलटकर डोर की तरफ देखा और कहा, मेरा भाई हमेशा ही मुझ पर रौब झाड़ता है, तो आज ही मौका मिला है इन्हें डैड से डांट पड़वाने का। और इस मौके को मैं अपने हाथ से कैसे जाने दूं?
सोचकर सिम्मी ने जोर से डोर नॉक किया, लेकिन डोर शायद अंदर से लॉक नहीं था, इसीलिए हल्के से प्रेस करने से ही डोर ओपन हो गया। इसी मेंशन के बड़े से और लग्जरियस बेडरूम में किंग साइज बेड पर एक डैशिंग सी पर्सनालिटी पेट के बल सो रही थी। इस वक्त उसने सिर्फ ब्लैक कलर की वेस्ट और ब्लैक ट्राउजर पहना हुआ था। उस लड़के की मस्कुलर बॉडी काफी ज्यादा हॉट नजर आ रही थी और सोते हुए उसके बाल बिखरकर उसकी फहद को कवर कर रहे थे, जिसमें उसका फेस बहुत ही ज्यादा चार्मिंग लग रहा था। उसकी बैक पर लेफ्ट साइड में एक टैटू बना हुआ था, जो उसे एक किलर लुक देने के लिए काफी था। उस हैंडसम लड़के के कमर तक के हिस्से को एक पतली सी ब्लैक कलर के ब्लैंकेट ने कवर किया हुआ था। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो लड़का बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में है और सोते हुए उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा शांत लग रहा था। सिम्मी ने रूम में आकर सबसे पहले बेड की तरफ देखा, जहां पर सो रहे उस लड़के को देखकर उसके फेस पर इस शरारत वाली स्माइल आ गई। वो बेड की तरफ गई और बगल में ही खड़ी होकर अपनी कमर पर हाथ रख उस लड़के को अपनी खुराफाती नजरों से देखने लगी। ये लड़का कोई और नहीं, वंश सिंघानिया था। सिंघानिया खानदान का चश्मो चिराग। वंश की उम्र 25 साल थी और देखने में वो काफी डैशिंग पर्सनैलिटी का मालिक था। हाइट 6 फीट 4 इंच। जिम में खूब पसीना बनाकर बनाई गई मस्कुलर बॉडी, रंग गोरा, आंखें जो गहराई लिए हुए थे और हल्की सी नशीली भी थी, जिन्हें देखकर कोई भी खुद को हिप्नोटाइज होने से रोक नहीं सकता था। वही नाक एकदम सीधी, ऊंचा माथा, काले रंग के सिल्की बाल, जो हमेशा ही जेल से सेट किए हुए रहते थे, लेकिन अभी सोने की वजह से बिखरे हुए थे। लेकिन इस बिखरे हुए लुक में भी वंश काफी गजब लग रहा था। उसके हल्के से पिंक लिप्स, कुल मिलाकर वंश कई लड़कियों की दिलों की धड़कन था। जाने कितनी ही लड़कियां उसे पाने का ख्वाब देखती थी। वैसे तो वंश काफी खुशमिजाज लड़का था, लेकिन अगर उसे गुस्सा आ जाए तो सामने वाले की शामत आ जाती थी। उसे हर काम अपनी मर्जी से करना पसंद था और वो एक नंबर का जिद्दी भी था। अगर किसी चीज की जिद उसने ठान ली, तो उसे वो पूरी करके ही रहता था। सिम्मी ने टेबल पर रखे हुए पानी से भरे जग को देखा और फिर सोते हुए अपने भाई की तरफ, जो बड़े सुकून से गहरी नींद में सो रहा था, और उसके फेस पर एक शरारती स्माइल आ गई। उसने जग उठाया और झटके से सारा पानी अपने भाई के ऊपर फेंक दिया, जिससे सो रहे ऋषि की नींद झटके से खुली और वो चौंकते हुए उठ बैठा। किसकी हिम्मत हो गई ऐसा करने की? तभी सिम्मी ने जग को वापस टेबल पर रखा और दूर जाते हुए कहा, भाई, ये मैंने आपको जगाने के लिए डाला है। सिम्मी को देखकर ऋषि बेड से नीचे उतरा और सिम्मी को पकड़ने के लिए उसकी तरफ आया, पर सिम्मी उससे पहले ही रूम से बाहर निकल गई। ऋषि ने अपनी मुट्ठियां कसते हुए कहा, सिम्मी, आज तो तुम डेफिनेटली गई, कहकर वो भी रूम से बाहर निकल गया। सिम्मी चिल्ला रही थी, डैड, बचाओ, देखो भाई मुझे फिर मारने आ रहे हैं, कहकर सिम्मी जल्दी से अपने डैड के पास गई। वहीं ऋषि, जो पूरी तरह से पानी से भीग गया था और उसके बाल भी उसके फैद को कवर कर रहे थे, वो भी जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरते हुए आया और सिम्मी पर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें तमीज नाम की चीज है कि नहीं सिम्मी? ये क्या तरीका होता है किसी को जगाने का? सिम्मी डरते हुए बोली, मुझे डैड ने कहा था जगाने के लिए और मैं काफी देर से आपको जगा रही थी। फिर मैंने सोचा कि मैं जग से थोड़ा सा पानी की छींटे आपके फेस पर मारूं, पर गलती से मेरा पैर फिसल गया और सारा पानी आपके ऊपर गिर गया, तो उसमें मेरी क्या गलती? फिर उसने अपने डैड की तरफ देखते हुए कहा, डैड, मैंने कहा था ना कि मुझे मत भेजिए। भाई हमेशा मुझे ऐसे ही डराते रहते हैं। ऋषि अभी सिम्मी को कुछ कहने ही वाला था कि तभी मिस्टर सिंघानिया राजन जी ऋषि को डांटते हुए बोले, ऋषि, तुम्हें शर्म नहीं आती है छोटी बहन को ऐसे डराते हुए? और मैंने ही इसे कहा था तुम्हें जगाने के लिए। तो ऋषि ने भी चिढ़ते हुए कहा, डैड, ये सब आपके ही सिर पर चढ़ाने का नतीजा है कि ये इतना ज्यादा बिगड़ गई है। मिस्टर सिंघानिया ने अपने हाथ बांधते हुए कहा, और तुम किसके सिर पर चढ़ गए? तुम्हें किसने सिर पर चढ़ाया है जो तुम इतना बिगड़ गए हो? ऋषि ने एक नजर घूरकर सिम्मी की तरफ देखा, जो अपने डैड के पीछे से जाकर उसे ही देख रही थी और उसे जीभ भी चिढ़ा रही थी। उसे देखकर ऋषि ने कहा, डैड के पीछे छुपकर तुम क्या समझती हो कि बच जाओगी? मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। तो मिस्टर सिंघानिया बोले, उसे डराना बंद करो ऋषि, और अब मेरी बातों का जवाब दो। कल रात को तुम कहाँ थे?
ऋषि लापरवाही से सोफे पर बैठ गया और बिना अपने डैड की तरफ देखे ही कहा, क्या मतलब है आपका? घर पर ही था। राजन जी ने जब उसका ये रवैया देखा तो उन्हें उस पर गुस्सा तो बहुत आया, पर फिलहाल उन्हें ऋषि से बात करनी थी, इसलिए खुद को शांत कर बोले, ऋषि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऋषि ने लापरवाही से कहा, बात क्या करनी है? सीधा बोलो ना, आपको सीआईडी करनी है। पता नहीं ये बिजनेसमैन कहाँ से बन गए, सीआईडी में ही जाना चाहिए था। मिस्टर सिंघानिया उसके सामने ही सोफे पर बैठे और उससे बोले, मुझे बताओ कल रात तुम कहाँ थे? ऋषि ने एक नजर अपने डैड की तरफ देखा और अपनी आइज रोल करते हुए कहा, घर पर ही था। मिस्टर सिंघानिया ने इस बार थोड़ा फेक स्माइल के साथ कहा, मेरे लाल, कल रात को 3 बजे घर लौटे हो। 3 बजे तक तुम बाहर क्या मटर गश्ती करते फिर रहे थे? क्या मुझे जरा ये बताने का कष्ट करेंगे? तभी वहां पर दिव्या जी आते हुए बोली, क्या आप भी? बच्चा उठकर आया है और आपने अपनी तहकीकात करनी शुरू कर दी। इसे फ्रेश होने दो, ब्रेकफास्ट करने दो और वो। इससे आगे दिव्या जी कुछ बोलती कि मिस्टर सिंघानिया ने उन्हें घूर कर देखा, जिस वजह से दिव्या जी की बोलती वहीं बंद हो गई। मिस्टर सिंघानिया ने इस बार दिव्या जी से कहा, तुम्हारा लाल बाहर जो कांड करके आया ना, उसकी खबर मुझे मिल चुकी है। पूछो इससे, क्या करके आया है ये बाहर? दिव्या जी ने सवालिया नजरों से ऋषि की तरफ देखा, तो ऋषि ने लापरवाही से कहा, कुछ भी नहीं मॉम। बस थोड़ा सा झगड़ा हो गया था। बस इतनी सी बात का बतंगड़ बना रहे हैं। मिस्टर सिंघानिया ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, झगड़ा? तुमने मिस्टर गुप्ता के बेटे के हाथ पैर तोड़ दिया और कह रहे हो छोटा सा झगड़ा हो गया था। मैं तो कल रात में तुमसे बात करना चाहता था, पर तुम ठहरे बिगड़े नवाब इतनी लेट क्यों हो गए थे? मिस्टर सिंघानिया की बात सुनकर दिव्या जी घबराकर ऋषि के पास बैठी और उसे ऊपर से नीचे तक चेक करते हुए बोली, हाय मेरा बच्चा, तुझे लगी तो नहीं? सही सही बताओ, उन्होंने तुझे कहीं मारा तो नहीं? तो ऋषि ने बड़े एटीट्यूड से कहा, किसी की हिम्मत है जो मुझे हाथ भी लगा दे? मिस्टर सिंघानिया हैरानी से कभी अपने बेटे को तो अपनी बीवी को देख रहे थे। उन्हें तो अपनी बीवी पर हैरानी हो रही थी कि उनका बेटा किसी के हाथ पैर तोड़कर आया है और यहाँ उन्हें अपने बेटे की फिक्र हो रही है। मिस्टर सिंघानिया ने इस पर दिव्या जी से कहा, दिव्या जी, और सिर पर चढ़ाइए इसे, कसर मत छोड़ना सिर चढ़ाने की। ठीक है, इन दोनों माँ बेटे ने तो जीना हराम किया हुआ है मेरा। कहकर वो जैसे ही सोफे से उठने लगे, तभी उनकी माँ सावित्री जी, जो मंदिर से पूजा करके लौट रही थी, उन्होंने मिस्टर सिंघानिया से कहा, अरे सुधीर, कहाँ जा रहा है? रुक, मुझे तुझसे बात करनी है। सुधीर जी, राजन जी ने अपनी माँ सावित्री जी की तरफ देखा, तो सावित्री जी पूजा की थाली पकड़े हुए सुधीर जी के पास आई और उनके माथे पर तिलक करते हुए बोली, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। फिर वो पूजा की थाली लिए जैसे ही ऋषि के पास जाने लगी, तो हैरानी से बोली, ऋषि, तुम अभी तक नहाए नहीं बेटा? ये कोई तुम्हारा वक्त है उठने का? जाओ और जल्दी से जाकर शावर लेकर आओ। फिर सुमित्रा जी सोफे पर बैठते हुए ऋषि से कहा, ऋषि, तुम जल्दी से जाकर तैयार होकर नीचे आओ। ये बात तुमसे जुड़ी हुई है, तो तुमसे करना भी जरूरी है। ऋषि सोफे से खड़ा हुआ और कंफ्यूजन से बोला, मुझसे जुड़ी हुई कौन सी बात है दादी? अभी बता दीजिए ना। इस बार सुमित्रा जी की बजाय राजन जी ने कहा, क्या तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती है? माँ ने कहा ना कि जल्दी से रेडी होकर नीचे आओ। फिर अपनी माँ का हाथ पकड़ कर कहा, चलिए माँ, आप थक गई होंगी, चलिए चलकर सोफे पर बैठिए। ऋषि ने एक नजर अपने दादा की तरह देखा और फिर सीढ़ियों की तरफ चला गया। शादी पर हंगामा और ऋषि का गुस्सा। कुछ देर बाद पूरा परिवार इस वक्त नीचे हॉल में जमा था। तभी ऋषि एकदम से गुस्से से अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी दादी से कहा, दादी, मैंने आपको पहले ही कह दिया था ना कि मुझे शादी जैसे झंझट में पड़ना ही नहीं है, और फिलहाल कुछ सालों तक मैं शादी करने की सोचूंगा भी नहीं। फिर भी आप मेरे सामने रोशनी का रिश्ता लेकर आ गईं। सुमित्रा जी ने राजन की तरफ देखते हुए कहा, राजन, समझा लो अपने बेटे को। मुझे गुस्सा आ गया ना, तो इसकी पिटाई कर दूंगी मैं। बस मैंने एक बार कह दिया ना कि इसकी शादी उसी लड़की से होगी, तो बस होगी। इसके आगे मैं कुछ नहीं जानती। ऋषि ने चिढ़ते हुए कहा, ये अपना बार बार मुझे पीटने की धमकी मत दिया कीजिए, और मैं डरता नहीं हूँ आपकी पिटाई से।
समझी आप। और अगर आपने जबरदस्ती मेरी शादी की बात की है ना, तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। ऋषि की बात सुनकर थोड़ी दूरी पर खड़ी हुई सिम्मी मन ही मन बोली, बस दादी एक बार आप भाई की पिटाई कर दीजिए। बड़े दिन हो गए उन्हें पिटते हुए नहीं देखा। वहीं ऋषि का ये कहना था कि दादी ने अपने पास में पड़ा हुआ बेत उठाया और खड़ी होकर ऋषि को उस बेत को दिखाते हुए बोली, बहुत जबान चल रही है ना तेरी, ऋषि। तू ठहर, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। कहकर दादी जैसे ही ऋषि को वो बेत मारने के लिए आगे बढ़ी, वो भागकर दूसरी तरफ गया और कहा, दादी, अब मैं बच्चा नहीं रहा कि हर बात पर आप बेत उठा लेती हैं। बस मैंने कह दिया ना कि मैं ये शादी नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा बस। अब पूरे हॉल में यही नजारा था कि ऋषि आगे आगे और सुमित्रा जी अपना बेत लिए पीछे पीछे भाग रही थी। सुमित्रा जी अब बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए उनसे ज्यादा भागा नहीं जा रहा था। पिता की धमकी और ऋषि का पलटवार। तभी राजन जी उठे। उन्होंने अपनी माँ को पकड़ते हुए कहा, बस कीजिए माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। इसकी शादी तो उसी लड़की रोशनी से होगी जिसे आपने इसके लिए पसंद किया है। सुमित्रा जी इस वक्त भागने की वजह से हाँफ रही थी, इसलिए राजन जी ने उन्हें वापस सोफे पर बैठाया और सिम्मी से कहा, सिम्मी, जाओ, दादी के लिए पहले पानी लेकर आओ। सिम्मी ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चली गई। वहीं दिव्या जी, जो कब से ये सब देख रही थी, उन्होंने ऋषि को समझाते हुए कहा, ऋषि, तुम 25 साल के हो गए हो बेटा, अब शादी नहीं करोगे तो कब करोगे? आखिर हमारा भी एक सपना है कि हमारे घर में भी बहू रोशनी आए, और तुम हो कि बस शादी का नाम लो नहीं, तभी चिढ़ जाते हो। ऋषि, जो थोड़ी दूरी पर अपनी कमर पर हाथ रखे अपनी दादी को देख रहा था, उसने अपनी माँ से कहा, माँ, कम से कम आप तो शुरू मत हो जाइए ना। पहले ही इन लोगों ने मेरा जीना हराम किया हुआ है। बस मैंने कह दिया ना, मैं ये शादी नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। कहकर वो सीढ़ियों की तरफ जा ही रहा था, तभी राजन जी की भारी आवाज उसके कानों में आई, चुपचाप वापस यहाँ पर खड़े हो जाओ ऋषि, वरना सच में तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। भूलो मत कि ये घर अभी भी मेरा ही है। ऋषि, जो सीढ़ियों की तरफ जा रहा था, वो रुका और पीछे मुड़कर एक फेक स्माइल के साथ अपने डैड से कहा, डैड, ये घर भले ही आपका है, वो बिजनेस भी आपका है, लेकिन आप भूल रहे हैं कि उस बिजनेस को इन 2 सालों में मैंने ऊंचाई तक पहुंचाया है। ऋषि की बात सुनकर राजन जी का गुस्सा एकदम से भड़क गया। वहीं दिव्या जी ने अपना सिर ना में हिलाया और सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बस अब हो गया दोनों बाप बेटे का युद्ध और बीच में पीसूंगी मैं दादी का बेहोश होने का नाटक। दादी ने जब देखा कि यहाँ पर माहौल काफी तनातनी वाला हो गया है, तो तुरंत ही उनके दिमाग में एक खुराफात आई। उन्होंने अपने सीने पर हाथ रख कर कराहते हुए कहा, मुझे इतना चक्कर क्यों आ रहा है? मेरे सीने में इतना दर्द क्यों हो रहा है? तभी राजन जी, जो ऋषि की तरफ बढ़ रहे थे, अचानक ही अपनी माँ की कराहने की आवाज सुनकर उनकी तरफ आए और अपनी माँ को पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ माँ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तभी दादी जी ने कराहते हुए कहा, तबीयत कैसे ठीक होगी? अब कोई इस बुढ़िया की बात मानता ही नहीं है। मैं तो पहले ही जबान दे चुकी हूँ ना, अपनी सहेली को रोशनी के लिए। अगर मैं अपनी जबान से मुकर जाऊंगी, तो ऊपर जाकर भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगी? मुझे तो यही टेंशन खाए जा रही है। वहीं ऋषि हैरानी से अपनी दादी को देख रहा था। उसने धीरे से कहा, अभी तो ठीक ठाक बैठी थी, अचानक से सीने में दर्द कैसे हो गया? दिव्या जी ने भी अपनी सास को संभालते हुए कहा, माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं समझाऊंगी ऋषि को। इसकी शादी उसी लड़की रोशनी से होगी जिससे आप चाहती हैं। दादी ने कुछ ज्यादा ही एक्टिंग करते हुए कहा, ये नहीं मानेगा दिव्या। मैं जानती हूँ, इसे मुझसे जरा सा भी प्यार नहीं है। कितनी मन्नतों से मांगा था मैंने इसे, और ये निर्मोही मेरी ही बात के खिलाफ जाता रहता है। हे भगवान, मुझे उठा ले, मेरा तो इस दुनिया से दिल ही उठ गया है। कहते हुए दादी एकदम से बेसुध हो गईं। पर हकीकत ये थी कि वो सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रही थी। राजन जी ने जल्दी से दादी को अपनी गोद में उठाया। उन्होंने उनके रूम की तरफ ले जाते हुए कहा, नालायक, खड़ा खड़ा देखता रहेगा या डॉक्टर को भी फोन करेगा? वहीं सिम्मी, जो दादी के लिए पानी लेकर आई थी,
उसने जब राजन जी को ऐसे दादी को अपनी गोद में उठाकर ले जाते हुए देखा तो घबराते हुए अपनी माँ से पूछा, माँ, ये दादी को क्या हुआ? दिव्या जी घबराते हुए दादी के रूम की तरफ जाते हुए बोली, पता नहीं, अचानक से तेरी दादी की तबीयत खराब हो गई है। अब सिम्मी भी दिव्या जी के साथ उनके रूम की तरफ चली गई। डॉक्टर की चेतावनी। कुछ देर बाद डॉक्टर दादी का चेकअप करने के बाद वहां से चले गए थे। उन्होंने साफ कहा था कि दादी को किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं देना है, वरना उनकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। अब राजन जी अपनी मां का हाथ पकड़े हुए उनके बगल में ही बैठे थे। वहीं दिव्या जी और सिम्मी दोनों ही परेशानी से दादी की तरफ देख रहे थे। वहीं ऋषि सोफे पर बैठा हुआ बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी फैमिली के सदस्य को देख रहा था। कभी अपनी माँ को, तो कभी अपन बहन को और कभी अपने डैड को देखता। अपने डैड के फेस के सख्त एक्सप्रेशन देखकर ऋषि समझ गया था कि अभी सबका गुस्सा भी मेरे ऊपर ही भड़कने वाला है। दादी अभी तक अपनी आंखें बंद किए लेटी हुई थी, तभी सिम्मी ने परेशान होते हुए राजन जी से कहा, डैड, दादी को अभी तक होश क्यों नहीं आया? राजन जी ने कहा, आ जाएगा, कुछ नहीं होगा मेरी माँ को। उद्धरण चिन्ह। तभी सिम्मी ने कहा, डैड, आपको नहीं पता, दादी कई दिनों से इसी टेंशन में थी कि कहीं ऋषि भैया उनकी बात के खिलाफ न जाएं। उन्हें तो यही डर लग रहा था कि अगर ऋषि भाई ने शादी से मना कर दिया तो वो अपनी सहेली को क्या मुंह दिखाएंगी, शायद इसी वजह से दादी की तबीयत खराब हुई। सिम्मी ने ये बात बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कही थी। तभी राजन जी ने पलटकर ऋषि की तरफ देखा, जो लापरवाही से अपना फोन चला रहा था। राजन जी ने अपनी खा जाने वाली नजरों से ऋषि को घूरते हुए कहा, एक बात कान खोलकर सुन लो ऋषि, अगर मेरी माँ को कुछ भी हो गया ना, तो तुम्हें अपनी जायदाद से तो क्या इस परिवार से भी बेदखल कर दूंगा, समझे? उद्धरण चिन्ह। ऋषि ने अपनी नजर उठाकर राजन जी की तरफ देखा और फिर अजीब से एक्सप्रेशन के साथ कहा, डैड, ये दादी को भी ये अटैक कुछ अजीब नहीं आते हैं। मतलब महीने में 15 बार तो इनको अटैक आ जाते हैं। और हैरानी की बात तो देखो, जब उनकी कोई बात मान ली जाती है तब ये ऐसे ठीक हो जाती हैं, जैसे कि इनकी तबीयत कभी खराब ही नहीं थी। दिव्या जी ने ऋषि को चुप रहने का इशारा किया। वहीं राजन जी ने भड़कते हुए कहा, तो तुम्हें लगता है मेरी माँ नाटक कर रही है? तुम अभी के अभी यहाँ से उठो और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। ऋषि सोफे से खड़ा हुआ और अपनी आई रोल करते हुए कहा, हाँ, मुझे वैसे भी ऐसे ड्रामा के हिस्सा बनने का कोई शौक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। कहकर वो रूम से बाहर निकल गया। राजन जी ने गुस्से से दिव्या जी की तरफ देखा और कहा, देख रही हो अपने लाल को, इसे मेरी माँ की बीमारी एक ड्रामा लगती है। दिव्या जी, जाकर समझा दीजिए अपने बेटे को, चुपचाप वही करे जो मेरी माँ चाहती है, वरना जिंदगी भर आपको आपके बेटे की शक्ल देखना नसीब नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। दिव्या जी ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया और राजन जी को शांत करते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे समझाऊंगी, वो वही करेगा जो माँ जी चाहती हैं। कहकर दिव्या जी रूम से बाहर चली गई। सिम्मी ने अब राजन जी से कहा, डैड, आप भी जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए, आप काफी देर से यहाँ बैठे हुए हैं, मैं हूँ ना दादी के पास, जैसे ही इन्हें होश आएगा मैं आपको बता दूंगी। उद्धरण चिन्ह। राजन जी ने गहरी सांस लेकर अपना सिर हाँ में हिलाया और खड़े होते हुए कहा, ठीक है सिम्मी, जैसे ही माँ को होश आ जाता है तो मुझे बता देना। उद्धरण चिन्ह। कहकर राजन जी ने एक नजर अपनी माँ की तरफ देखा और रूम से बाहर निकल गए। सिम्मी ने जल्दी से जाकर रूम का डोर अंदर से बंद किया और फिर पलटकर दादी की तरफ देखा। दादी ने अभी भी अपनी आंखें बंद की हुई थी, तभी सिम्मी उछलकर दादी के बेड पर बैठ गई और दादी को बांह से पकड़कर हिलाते हुए बोली, दादी, मैदान साफ है, उठ जाइए। दादी ने पहले अपनी एक आंख खोलकर देखा और कहा, क्या वाकई में सब लोग चले गए? उद्धरण चिन्ह। तो सिम्मी ने कहा, हाँ दादी, सभी लोग चले गए। उद्धरण चिन्ह। तो दादी ने झटके से अपनी आंखें खोली और बैठते हुए बोली, कैसी लगी मेरी एक्टिंग सिम्मी? एकदम झकास थी ना? उद्धरण चिन्ह। तो सिम्मी ने भी दादी को टाइट हग करते हुए कहा, दादी, एक्टिंग के मामले में आपको कोई बीट कर सकता है क्या? वैसे क्या एक्टिंग करती हैं आप, मैं तो फैन हो गई आपकी। उद्धरण चिन्ह। तो दादी ने भी बड़े एटीट्यूड के साथ कहा,
तुम्हें नहीं पता, मेरे कॉलेज में सभी लोग तो मुझे मीना कुमारी और मधुमाला से कंपेयर करते थे। उद्धरण चिन्ह। फिर कुछ सोचकर दादी ने सिम्मी से कहा, वैसे तुझे क्या लगता है, तेरा वो खड़ूस भाई मानेगा? उद्धरण चिन्ह। सिम्मी ने कहा, मानेंगे कैसे नहीं, आप मेरे डैड को नहीं जानती क्या? और आप भी जानती हैं, ऋषि भाई जताते नहीं है पर वो अपनी फैमिली पर जान छिड़कते हैं और खासकर आप पर। उद्धरण चिन्ह। तो दादी ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, बड़ा जान छिड़कता है वो, हर वक्त तो मेरी जान लेने पर तुला रहता है, वो नालायक। तो सिम्मी ने दादी की चिन पकड़ते हुए कहा, अरे मेरी भोली दादी, आप ये कैसे भूल गई? आप ही तो कहती हो कि ऋषि हमारे दादा का पुनर्जन्म है, तो करते हैं ना वो आपसे सच्चा प्यार। उद्धरण चिन्ह। दरअसल ऋषि अपने दादाजी के एक्सपायर होने के कुछ दिनों बाद ही पैदा हुआ था, इसलिए दादी हमेशा ही कहती थी कि उसके दादाजी ही ऋषि के रूप में वापस लौट आए हैं। इसलिए दादी ने भी ऋषि को ज्यादा लाड देने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। दादी ने हंसते हुए सिम्मी के कंधे पर टैप करते हुए कहा, पगली, कुछ भी बोलती है। उद्धरण चिन्ह। फिर सिम्मी ने दादी के सामने अपने घुटनों के बल बैठते हुए कहा, दादी, अब आगे की क्या प्लानिंग है? उद्धरण चिन्ह। दादी ने कहा, वक्त आने दो सिम्मी, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। कहते हुए दादी के होठों पर एक मिस्टीरियस वाली स्माइल आ गई। हरिद्वार। रोशनी मुंह फुलाए और अपने हाथ बांधे सोफे पर बैठी हुई थी। वहीं उसके बाबा सुरेश जी उसके बगल में बैठकर उसे मनाने की कोशिश कर रहे थे। रोशनी बेटा, हमारी बात समझने की कोशिश करो, ये रिश्ता बहुत अच्छा है और मैं उन लोगों को जानता हूँ, वो लोग बहुत अच्छे हैं, तुम्हें वहां जाकर बिल्कुल भी परायापन लगेगा ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। रोशनी ने मुंह फुलाकर अपने पापा की तरफ देखा और कहा, बाबा, मैं तो वहां चली जाऊंगी, फिर आप सबका क्या होगा, बताइए, कौन ध्यान रखेगा आपका? उद्धरण चिन्ह। तभी रोशनी की दादी, जो अभी मंदिर से लौटी थी, वो वहीं दूसरे सोफे पर बैठते हुए बोली, तो क्या सारी जिंदगी हमारे सिर पर चढ़कर बैठी रहोगी? हर किसी को अपने ससुराल जाना होता है। क्या तुम्हारी माँ अपना मायका छोड़कर यहाँ नहीं आई थी? मैं भी तो आई थी ना अपना मायका छोड़कर यहाँ, तो तुम्हें भी तो अपने ससुराल जाना होगा। रोशनी। उद्धरण चिन्ह। रोशनी ने चिढ़ते हुए कहा, आप तो रहने दीजिए दादी, आपके बुढ़ापे का सहारा मेरे पापा और मेरी माँ हैं, लेकिन मेरे पापा के और माँ के बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? बताइए, अगर मैं चली जाऊंगी तो ये दोनों तो अकेले रह जाएंगे ना। और आपकी जिंदगी रही कितनी गई है, ज्यादा से ज्यादा 2-4 साल बस, उसके बाद तो आप निकल ही लेंगी ना ऊपर। उद्धरण चिन्ह। गंगा, जो किचन से अपनी सास के लिए पानी का गिलास लेकर आ रही थी, अचानक ही उसकी हंसी छूट गई। दादी ने खा जाने वाली नजरों से पहले गंगा की तरफ देखा और फिर रोशनी की तरफ देखते हुए कहा, देख रहा है सुरेश, तेरी बेटी तो मेरे जाने के दिन गिन रही है, मैं कह रही हूँ, इसे समझा ले कि मेरे मुंह ना लगा करे। उद्धरण चिन्ह। सुरेश जी ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, जाने दीजिए ना माँ, बच्ची है अभी। दादी ने चिढ़ते हुए कहा, बच्ची नहीं है, जवान हो गई है और इसकी शादी वही होगी जहाँ मैंने तय किया है, मैं भी देखती हूँ ये कैसे नहीं करती शादी। रोशनी खड़ी हुई और अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, आप मेरी शादी करवाने की बात तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने मेरे साथ अगर जबरदस्ती की ना तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। दादी ने उसे डांटते हुए कहा, खबरदार, जो भागने की बात की, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी मैं। तो रोशनी ने अपनी दादी को भौहें सिकोड़ते हुए कहा, पहले पकड़ के तो दिखाइए, तब ना आप मेरी टांगे तोड़ेंगी। कहकर रोशनी अपने रूम में भाग गई।